गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए आज हम इसे आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अभी मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखकर दिखा दिया आपको। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड के लिए हमने लिखा है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट के लिए लिखा है हमने Al2SO4 का होल थ्राइस, और बेरियम सल्फेट के लिए लिखा है हमने BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए AlCl3। तो अब बात ये आती है कि भाई मैंने ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से लिख दिया है, ये क्या मुझे याद था? नहीं। इसके लिए हमें एक चीज़ याद होनी चाहिए, वो है एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज होती है वो याद होनी चाहिए। अब एलिमेंट्स की वैलेंसीज कैसे याद रखनी है? तो क्लास 9th में 3rd चैप्टर में एक टेबल है, उस टेबल में एलिमेंट्स के ऊपर चार्जेस हैं। वो चार्जेस अगर आप याद कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से फॉर्मूलेस को बना सकते हो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड की, तो बेरियम क्लोराइड जो है वो कैसे बनाया गया है, फॉर्मूला कैसे बना है इसका? जैसे हमें मालूम है बेरियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो 2+ का चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1- का चार्ज होता है। तो बेरियम पर 2+ का चार्ज है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही नंबर हमें उसके नीचे लिखना होगा। क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है, तो वही नंबर हमें उसके नीचे लिखना होगा। तो नंबर जो नीचे लिखेंगे उसके साथ साइन नहीं लगाना है, हमें सिर्फ नंबर्स को लिखना है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, नंबर्स को उनके एलिमेंट्स के नीचे लिखना है, एलिमेंट्स के सिम्बल्स के नीचे। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया HCl2। तो 1 को नहीं भी दिखाते हैं तो भी चलेगा, तो BaCl2। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। ऐसे ही हम आगे बात कर रहे हैं कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बना होगा। जो एल्युमिनियम सल्फेट है, तो एल्युमिनियम का जो चार्ज होता है वो +3 चार्ज होता है, जैसे कि हमें मालूम है। तो +3 चार्ज होता है, तो जो उसके ऊपर चार्ज होता है वही नंबर हम उसके नीचे लिख देंगे। सल्फेट जो होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2- का होता है, तो जो चार्ज होगा वही चार्ज हम उसके नीचे लिख देंगे। तो 2, तो यहाँ पर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Al के नीचे हमने 2 लिख दिया, और जो SO4 है, अब SO4 के नीचे नंबर लिखने के लिए हमें SO4 को पहले ब्रैकेट में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं है, 2 एलिमेंट हैं, एक सल्फर है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और फिर हमें नंबर को लिखना होता है तो उसके लिए हमें ब्रैकेट लगाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट को लगा दिया है, फिर उसके नीचे हमें क्या करना है, 3 लिख देना है, जो नंबर है उसे लिख देना है। तो फॉर्मूला जो बनता है वो Al2SO4 का होल थ्राइस, इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो बाकी मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा किस तरीके से फॉर्मूले बनाने हैं हमें, क्योंकि हमें यहाँ पर फॉर्मूला बनाना सीखना नहीं है, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब हमें बैलेंस करना है। तो हमें याद है कि हमें जब भी बैलेंस करना होता है किसी केमिकल इक्वेशन को, तो हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ़्ट में सबसे क्या है, यहाँ पर बेरियम है, और जो बेरियम है वो कितना है, 1 है, जैसे कि हमें दिख रहा है। और कहीं है बेरियम? नहीं है, रिएक्टेंट साइड में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड में। इधर बेरियम कितना है, यहाँ पर भी 1 है, और कहीं है नहीं, तो बेरियम बैलेंस्ड है। क्लोरीन की बात करें, अगला जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है, क्लोरीन 2 है, और कहीं है क्लोरीन? नहीं। इस साइड आते हैं, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो इधर क्लोरीन 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। तो कम किस साइड है, तो कम इस साइड है। तो यहाँ पर जिस साइड कम होगा हमें उस साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, तो हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्लोरीन इधर 6 हो गया। अब देखते हैं इधर क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन 3 ही है। तो अब यहाँ पर 6 करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया। तो क्लोरीन बैलेंस्ड है। अब देखो बेरियम जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। बेरियम कितना है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर बेरियम कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेरियम और क्लोरीन जो है वो बैलेंस हो चुका है। बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम कितना है, 2, और यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना है, 2। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सल्फर की। सल्फर कितना है, 3, यहाँ पर भी सल्फर कितना है, 3। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है, 12। जैसे कि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा 3, 4 से, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर 3, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो गए ऑक्सीजन, 12। यहाँ पर भी ऑक्सीजन 12 है, तो सब कुछ बैलेंस्ड है।
तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम प्लस वाटर रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अभी हमें मालूम है सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा NaOH। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का सिंबल हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा वो H2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया सोडियम जो है उसका सिंबल तो आपने Na लिख दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो तो H होता है, तो यहाँ पर आपने H क्यों नहीं लिखा। तो हमने H इसलिए नहीं लिखा है हाइड्रोजन का सिंबल क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, मतलब ये H के फॉर्म में पाया नहीं जाता, एक एटम के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये हमेशा H2 के फॉर्म में पाया जाता है क्योंकि ये H2 के फॉर्म में ही स्टेबल होता है। और सोडियम जो है वो Na के फॉर्म में स्टेबल होता है, इसलिए उसे हम Na लिख सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की जगह हम H नहीं लिख सकते, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं H2 लिखते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो वो किस फॉर्म में स्टेबल होता है और नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सोडियम कितना है, 1। उसके बाद यहाँ पर देखें और कहीं और सोडियम नहीं है, इस साइड देखें सोडियम कितना है, 1। तो सोडियम बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2। ठीक है, इस साइड देखें हाइड्रोजन कितना है, 1 और ये 2, 3। उसके बाद यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो कम किस साइड है, इस साइड कम है हाइड्रोजन, तो इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कम है। तो इतना तो पक्का है कि हमारा राइट साइड में ही नंबर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन दोनों में से किस में मल्टीप्लाई होगा इसमें कन्फ्यूज़न है। तो इन दोनों में से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें कम हाइड्रोजन है, जैसे कि यहाँ पर कम हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये हाइड्रोजन का जो भी नंबर आएगा इससे जुड़ने के बाद 4 हो जाएगा। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। उसके बाद यहाँ पर 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। उसके बाद अगला हम देख रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, जैसे कि यहाँ से देखें ये 2 ऑक्सीजन, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, तो ये बैलेंस हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसे ही यहाँ पर वर्ड में एक इक्वेशन थी, मैंने अभी लिखा नहीं है, वर्ड में लिखा हुआ था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये रहा, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये रहा, और वाटर को हम जानते हैं किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब बैलेंस कर लेते हैं। तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। कैल्शियम कितना है हमारे पास, कैल्शियम 1 है, और कहीं है कैल्शियम नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर कैल्शियम कितना है, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस्ड है। तो उसके बाद हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 2 4 हो गए। तो लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 4। इस साइड देखें, यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है और कहीं है हाइड्रोजन इधर नहीं। इस साइड देखें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन देख लेते हैं, कार्बन यहाँ पर कितना है, 1, और कहीं है कार्बन यहाँ इस साइड, तो यहाँ देखा हमने इधर कार्बन 1 है। तो दोनों साइड सारे एलिमेंट जो है वो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। उसके बाद अब हम आगे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। बाकी आप खुद ट्राई करना क्वेश्चंस को, बहुत इजी है, बहुत आराम से हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, ज़्यादा सूचनाबद्ध कैसे बनाया जा सकता है। तो 3 तरीक़ों से बनाया जा सकता है एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, जैसे कि फिज़िकल स्टेट को दिखाकर, हीट चेंज को शो कर कर और उसकी कंडीशंस को शो कर कर। तो फिज़िकल स्टेट माने, फिज़िकल स्टेट कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है। अगर सॉलिड में होगा तो उसे हम स्मॉल एस से दिखाएंगे, अगर सॉलिड में होगा तो स्मॉल एस से दिखाया जाएगा, लिक्विड में होगा तो स्मॉल एल से दिखाया जाएगा, और अगर गैस में होगा तो स्मॉल जी से दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिकल स्टेट को शो करेंगे, भौतिक अवस्थाओं को दिखाएंगे। ठोस को छोटे एस से,
द्रव को छोटे एल से और गैस को छोटे जी से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक आता है एक्वस, AQ। एक्वस माने क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट होता है तो उसमें उसे हम किससे दिखाते हैं? उसे हम AQ से दिखाते हैं। AQ, छोटा a और छोटा q, इस तरीके से शो किया जाएगा। किसी भी विलयन में अगर जल उपस्थित होता है तो उसे जलीय विलयन कहा जाता है और जलीय विलयन को AQ से शो किया जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास केमिकल इक्वेशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस फॉर्म में है, जलीय विलयन के रूप में, तो इसलिए वहाँ पर AQ लिखा गया है। CO2 जो है वो गैस के फॉर्म में, इसलिए वहाँ पर स्मॉल g लिखा गया है। और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं जो सॉलिड स्टेट में है, तो उसे स्मॉल s से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है, इसलिए उसे हम छोटे l से दिखा रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होती है। अगर हीट रिलीज होती है, अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऊष्मा जो है वो निकल रही है, तो अगर ऊष्मा निकल रही है, जैसे अगर हीट रिलीज हो रही है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो वहाँ पर हम डेल्टा का साइन, ये जो ट्रायंगल है इसका साइन बनाएंगे और एरो का साइन बनाएंगे। इसका मतलब है कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और अगर हीट अब्जॉर्ब होती है तो उस केस में हमें क्या करना है? ये ट्रायंगल का साइन बनाना है और एरो के निशान को नीचे की ओर दिखाना है। तो अगर ऊष्मा निकलती है तो उस केस में हमें ये त्रिभुज का साइन बनाना है और ये तीर का निशान बनाना है ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऊष्मा निकल रही है। और अगर ऊष्मा अवशोषित होती है तो यहाँ पर एरो का निशान जो है नीचे की ओर बनाना है, जिससे हमें पता चलेगा वहाँ पर ऊष्मा अवशोषित हो रही है। बाकी कंडीशंस की बात करें तो कंडीशंस हैं हमारे पास, जैसे कि बहुत सारे इक्वेशंस में कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस की ही बात कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की एक कंडीशन है कि वहाँ पर अगर सनलाइट होगा तो ही यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो पाएगी, जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर कर पाएगा। अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिसमें कंडीशंस होती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, किसी भी समीकरण को ज़्यादा सूचनाबद्ध बना सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो हमारे पास रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं? तो 5 प्रकार हैं। तो पहले की बात करें हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा जो है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। चौथा जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5वां जो है हमारे पास वो है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें छिपी अभिक्रिया के बारे में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती हैं जिनमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। इस तरह की रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं इसे इंग्लिश में डिफाइन करूँ तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज रिलीजेज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर मैं इसे हिंदी में डिफाइन करता हूँ तो इसे ऐसे डिफाइन किया जाएगा, वह सभी अभिक्रियाएं जिनमें ऊर्जा निष्कासित होती हैं, उन सभी अभिक्रियाओं को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हीट एनर्जी को रिलीज करता है। फिर अगला पॉइंट ये बता रहे हैं कि भाई ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ज़्यादातर जो संयोजन अभिक्रियाएं होती है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही होती हैं, बस ये देखा गया है कि ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में क्या बोला जाता है? दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। तो वो सभी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन सभी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसे हिंदी में डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन करेंगे, वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं,
उन सभी अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ है मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा वाटर बना लेता है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को हिंदी में हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं और इसे कैसे डिफाइन करेंगे, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं उसे हम ऊष्मशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, जो वियोजन अभिक्रिया होती हैं ज़्यादातर वो ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती हैं। मतलब वियोजन अभिक्रिया होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये हम बात कर रहे हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमारा चूना पत्थर है, जब उसे हीट करेंगे तो वो दो पार्ट में डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसे हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वो सभी रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में डिसोसिएट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी हम पढ़कर आए हैं एक पॉइंट क्या पढ़कर आए हैं कि ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो ऊष्मशोषी अभिक्रिया होती हैं, वो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ज़्यादातर। तो अभी हमें मालूम है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के लिए, वियोजन अभिक्रिया होने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पर एनर्जी को तीन फॉर्म में सप्लाई किया जाएगा, एक तो हीट के फॉर्म में, एक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में और एक सनलाइट के फॉर्म में। तो हमारे बुक में जब हीट के फॉर्म में एनर्जी को सप्लाई किया जाता है तो कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं हमारे बुक में, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जब सप्लाई किया जाता है तो एक रिएक्शन है हमारे पास, और सनलाइट के फॉर्म में जब एनर्जी को सप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास दो रिएक्शन है। तो इन सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट में से हीट को पास किया जाता है तो वो डिकम्पोज हो जाता है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसे यहाँ पर जब फेरस सल्फेट में से हीट को पास किया जाएगा तो वो फेरिक ऑक्साइड में टूट जाएगा और SO2 और SO3 में टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेड नाइट्रेट में से जब हीट को पास करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है, अब अगला हम देखने जा रहे हैं कि जब हम वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, विद्युत धारा को पास करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो H2O है, जो वाटर है, वो H2 और O2 में टूट जाता है, H2 और O2 में टूट जाएगा। तो अच्छा, अब इसको लेकर है ना एक एक्सपेरिमेंट है हमारे बुक में, उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन भी है, तो उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं क्योंकि हमें एक क्वेश्चन करना है। तो अब देखते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है। हमारे पास एक मग है, उस मग में दो होल कर दिए गए हैं। उस मग में दो होल करने के बाद उन्होंने वहाँ पर रबर की कॉर्क लगा दी है। रबर की कॉर्क लगाने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पर ग्रेफाइट की रॉड को इंसर्ट किया है रबर की कॉर्क में से। ग्रेफाइट की रॉड को इंसर्ट करने के बाद फिर उन्होंने उसमें वाटर भर दिया है, पानी को भर दिया है। पानी को भरने के बाद फिर उन्होंने यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है उसे टेस्ट ट्यूब से कवर कर दिया है, ग्रेफाइट की रॉड को। टेस्ट ट्यूब से कवर करने के बाद फिर यहाँ पर जो दो ग्रेफाइट की रॉड है उसे बैटरी के दो टर्मिनल की मदद से जोड़ दिया जाता है। बैटरी के दो टर्मिनल की मदद से यहाँ पर दोनों ग्रेफाइट की रॉड को जोड़ दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमें ये दिख रहा है ये बैटरी है, जिसमें जो बड़ी वाली डंडी है वो प्लस की होगी और जो छोटी वाली डंडी है वो माइनस की होगी। अच्छा, जो रॉड माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे हम कैथोड कहते हैं, और जो रॉड प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा होगा उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर होता क्या है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज़ वाटर की मदद से टूट जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाटर टूट रहा है इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, तो हम कहेंगे ये क्या है,
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। और इसे अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में हम इस तरीके से कहेंगे कि ये जल का विद्युत अपघटन है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा की मदद से जो जल है वो टूट रहा है, इसलिए इसे जल का विद्युत अपघटन कहा जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, लिसिस का मतलब टूटना होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो एक रॉड पर जो हाइड्रोजन है वो इकट्ठा होगा और एक रॉड पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठा होगी। तो क्वेश्चन ये है हमारे एनसीईआरटी में कि एक रॉड पर जो गैस का अमाउंट है वो दूसरे वाले रॉड पर गैस के अमाउंट का दुगना क्यों है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो H2O है वो 2:1 के फॉर्म में होता है। जब ये डिकम्पोज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पर जब वाटर डिकम्पोज होता है तो वो 2:1 के फॉर्म में ही डिकम्पोज होता है। मतलब वहाँ पर 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे और 1 ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। जब क्या होगा, जब वहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जो एक रॉड है उस पर हाइड्रोजन का अमाउंट दूसरे वाले रॉड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के अमाउंट में दुगना होता है। तो यही रीज़न है इसका। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अगली रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन में एनर्जी को जब सनलाइट के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है, ऊर्जा को जब सूर्य के प्रकाश के रूप में दिया जाता है, तब वहाँ पर रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती हैं। AgCl में से जब सनलाइट को पास किया जाएगा तो वो Ag + Cl2 में डिसोसिएट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर AgBr में से जब सनलाइट को पास किया जाएगा, सूर्य के प्रकाश को पास किया जाएगा, तो वो Ag और Br2 में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो कहाँ पर होता है, इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। और एक क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड कि जो AgCl और जो AgBr होता है उसे डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों रखा जाता है, उसे गहरे रंग के बॉटल में क्यों रखा जाता है। तो इन्हें गहरे रंग के बॉटल में इसलिए रखा जाता है ताकि ये सनलाइट से रिएक्ट करके डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इन्हें गहरे रंग के बॉटल में रखा जाता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, विस्थापन अभिक्रिया की। तो इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो दोज रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसी के विलयन से विस्थापित कर देता है, इस तरह के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, एक्वस सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का होता है, और उसको हम जब आयरन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, लोहे के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो वहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाता है जो ग्रीनिश कलर का होता है, हल्का हरे रंग का होता है, और जो कॉपर हमें मिलता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है, वो लाल भूरे रंग का होता है। इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी है हमारे बुक में, एनसीईआरटी में। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास प्रखनली है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का नीले कलर का सॉल्यूशन है, विलयन है। जब उसमें हम लोहे के कील को रख देते हैं और आधे घंटे के लिए लगभग छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर हम जब जाकर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है कि जो नीले कलर का विलयन था, जो सॉल्यूशन था, अब वो हरे रंग में बदल चुका है, हल्के हरे रंग में बदल चुका है, और जो लोहे की कील है उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत आ चुकी है। तो लोहे की अच्छा, यहाँ पर जो कलर में चेंज आया है, जो यहाँ पर रंग में परिवर्तन आया है, वो किसके वजह से आया है, तो वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के वजह से आया है। जो यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, उसके वजह से यहाँ पर कलर में चेंज आ चुका है। और जो यहाँ पर लाल भूरे रंग की परत बनी है वो किस चीज़ की है, तो वो कॉपर की है। वहाँ पर कॉपर की जो लेयर है वो ऊपर आ चुकी है, जिसके वजह से वहाँ पर लाल भूरे रंग की परत बन गई है। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर सॉल्यूशन एक्सचेंजेस देयर आयंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें मतलब हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे कि वह सभी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा विलयन आपस में आयनों का आदान प्रदान करके अभिक्रिया करते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये एक केमिकल इक्वेशन है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट बना लेता है और सोडियम क्लोराइड बना लेता है। जो बेरियम सल्फेट बनाया है वो वाइट कलर का पीपीटी है, सफ़ेद कलर का अवक्षेप है। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। अब हम सोचें कि भाई अभी तो हम टाइप्स पढ़ रहे थे, अभी यहाँ पर 5वां टाइप रेडॉक्स रिएक्शन आने वाला था, रेडॉक्स अभिक्रिया आने वाली थी, लेकिन हम ऑक्सीडेशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ेंगे तभी हमें रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझने से पहले हमें यही मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो उपचयन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है,
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ही उपचयन कहलाता है। इसे इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जिस भी अभिक्रिया में उपचयन होगा उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। Mg प्लस O2 क्या बना लेगा? MgO बना लेगा। तो यहाँ पर जो MgO है वो क्या हो चुका है? वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, वो उपचयित हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? उपचयन किसका हुआ है? तो वो Mg का हुआ है। इस तरीके से हमें समझना है इसे। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसको समझने से पहले हमें रिडक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, अपचयन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो रिडक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। ठीक उल्टा होता है। अगर आपको ऑक्सीडेशन याद रहता है तो रिडक्शन अपने आप याद हो जाएगा, या रिडक्शन याद रहता है तो ऑक्सीडेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इस तरीके से डिफाइन करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। या फिर ऐसे बोल सकते हो, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना ही अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन ZnO प्लस C Zn प्लस CO। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं Zn के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हट चुका है। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। तो ये जो है ये रिडक्शन हुआ है। ठीक है। वैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे कोई पूछता है आपको कि कौन रिड्यूस्ड हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो हम बोलेंगे Zn रिड्यूस्ड हुआ है। Zn जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अगर कोई पूछे कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ध्यान रखना, रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड की बात करता है, मतलब यहाँ पर कौन उपचयित हुआ है, तो यहाँ पर CO उपचयित हुआ है, और कौन अपचयित हुआ है, तो Zn अपचयित हुआ है। तो कभी भी ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड की बात करें तो वो हमेशा राइट साइड में ही होगा, लेफ्ट में कभी नहीं हो सकता। अगर कोई भी उपचयित या अपचयित की बात पूछता है तो हमेशा कहाँ होगा? वो हमेशा राइट साइड में ही होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ है? तो यहाँ पर ZnO का रिडक्शन हुआ है। किसका अपचयन हुआ है? ZnO का। तो ध्यान रखना है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पूछता है तो वो हमेशा लेफ्ट में होगा। ऐसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? तो वो कार्बन का हुआ है। यहाँ पर उपचयन किसका हुआ है? कार्बन का। ठीक है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम उपचायक कारक कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हम अपचायक कारक कहते हैं। इसे अगर डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन को जोड़ने में हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीजन को जोड़ने में मदद करे, उन्हें हम उपचायक कारक कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को हटाने में मदद करे, उन्हें हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उन्हें हम अपचायक कारक कहते हैं। तो ऐसे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि पहचानने का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो उसको हम ऐसे पहचानेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जिसका रिडक्शन होता है। ठीक है। ध्यान रखना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास Zn जो है, Zn इसका क्या हो रहा है? ZnO जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये क्या है? ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको, रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऐसे यहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाएगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है हमारा? वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है हमारे? तो हमारे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है और किसका
ऑक्सीडेशन हुआ है। ये चार चीज़ें हमेशा कहाँ मिलेंगी? हमेशा हमें लेफ्ट में मिलेंगी, ठीक है। ये हमेशा लेफ्ट में होंगी, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। उपचयन, अपचयन, उपचायक कारक और अपचायक कारक, ये हमेशा कहाँ होगा? ये हमेशा बाईं तरफ होगा। बाकी अगर वो पूछता है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन उपचयित हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है, कौन अपचयित हुआ है, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? वो हमें राइट साइड में मिलेगा, ठीक है।